प्यारे प्रशिक्षु, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास के माध्यम से मैं आप सबको सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा करूंगा। मुझे आशा और उम्मीद है आप इस क्लास का एंजॉय करोगे और अपना फीडबैक हमें अवश्य दोगे। प्यारे प्रशिक्षु, जैसा कि सर्वविदित है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। यह भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया है। आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तत्वों को विशेष बताया था। मूल अधिकारों के साथ निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। ग्रेनबिन ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और अधिकार को संविधान की मूल आत्मा कहा है। निर्देशक तत्वों के जहाँ तक विशेषताओं की बात है, तो इसकी विशेषताएं जो हैं वह इस प्रकार हैं। यह राज्य के लिए एक प्रकार का प्रिंसिपल या सिद्धांत का कार्य करता है। अर्थात हमारे संविधान निर्माताओं की जो इच्छाएं थी, जो उनका आदर्श था, जिस आदर्शों की प्राप्ति के लिए हमारे संविधान की रचना की गई है, उस आदर्श को प्राप्त करने के लिए हमारे महापुरुषों या संविधान निर्माताओं की जो इच्छाएं थीं, उनको इन निर्देशक तत्वों में पिरोया गया है। निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 के अनुसार राज शब्द का अर्थ वही है जो मूल अधिकारों में राज शब्द का उल्लेख किया गया है। अर्थात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधायिका, कार्यपालिका के साथ साथ जो स्थानीय लोकल प्राधिकरण हैं, इन सबको राज्य के अंतर्गत ही समाहित किया गया है। दूसरी ओर निर्देशक तत्व भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित उन अनुदेशों के समान है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के शब्दों में निर्देशक तत्व अनुदेशों के समान है जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश गवर्नमेंट या गवर्नर जनरल औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नरों को समय समय पर जारी करते थे। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्देशक तत्व आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अर्थात हमारे संविधान के प्रस्तावना में जिन आदर्शों की बात की गई है, चाहे वह समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र या बंधुत्व हो, या लोक कल्याणकारी राज्य की बात हो, उन सब आदर्शों को कहीं न कहीं नीति निर्देशक तत्वों में पिरोया गया है। और नीति निर्देशक तत्वों की सबसे बड़ी खासियत यह है, जो इसको मूल अधिकारों से अलग करती है, वह यह है कि इसकी प्रकृति गैर न्यायोचित है। यानी निर्देशक तत्वों के हनन होने पर हम जो है न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। ये बाध्यकारी नहीं है। ऐसा कहा जाता है, संविधान सभा के सलाहकार BN राव जी का यह विचार था कि मूल अधिकारों की 2 कैटेगरी बनाया जाए।
एक बाध्यकारी दूसरा अबाध्यकारी, एक न्यायोचित दूसरा अन्यायोचित। उनके सुझाव को तो मान लिया गया, लेकिन फंडामेंटल राइट को कैटेगराइज नहीं किया गया दो भाग में। जो बातें गैर न्यायोचित थी उनको नीति निर्देशक तत्वों में जगह दिया गया, और राज्य से यह आशा की गई कि जब वो भी कानून का निर्माण करेंगे तो आदर्श के रूप में इनडायरेक्टिव प्रिंसिपल को जरूर ध्यान में देंगे, और इन प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर, इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर, इन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण किया जाएगा, जिससे राज्य या देश अपने समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और बंधुत्व के आदर्शों को प्राप्त कर सके और लोक कल्याणकारी राज्य के सपनों को साकार कर सके। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य का जो हमारे संविधान निर्माताओं का सपना था, उसको प्राप्त करने का प्रयास किया गया है इन तत्वों के माध्यम से। जहाँ तक निर्देशक तत्वों की बात है, तो इनकी जो संख्या है वह अनुच्छेद 36 में सबसे पहले इन तत्वों की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 में इस भाग में जो अंतर्विष्ट तत्व है उन्हें कैसे लागू किया जाएगा उसके बारे में वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 38 में यह कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अर्थात सामाजिक व्यवस्था को कैसे स्टेट राज्य मेंटेन करेगा, इसका भी उल्लेख नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। 39 काम में जो बाद में जोड़ा गया, यह एक बहुत महत्वपूर्ण जोड़ा गया है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है, अर्थात समाज में सभी को न्याय मिले, जो कमज़ोर वर्ग हैं उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता मिले। और अनुच्छेद 40 में कहीं ना कहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को पिरोया गया है, जिसमें अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का भी उल्लेख किया गया है, जहाँ की सामाजिक न्याय की बात की गई है। आगे अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूत सहायता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात की गई है। 43 का में उद्योगों के प्रबंध के लिए कर्मकारों का भाग लेना की बात की गई है। अनुच्छेद 43 खा में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का बात किया गया है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जिसके माध्यम से लोग मिलजुल कर समितियां बनाते हैं और इन समितियों के माध्यम से विकास किया जाता है, इसकी भी बात की गई है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है, अर्थात आज भी सरकार, एनडीए सरकार कॉमन सिविल कोड की जो बात कर रही है वह कहीं ना कहीं हमारे निर्देशक तत्व में वर्णित है। अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है, अर्थात अनुच्छेद 21 से जब लागू नहीं किया गया था तो जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात थी वह अनुच्छेद 45 में ही मिलता है, अर्थात जो अब राइट बन गया, फंडामेंटल राइट बन गया, वह पहले निर्देशक तत्वों में ही वर्णित था। और निर्देशक तत्व में उल्लेख किया गया जैसे जैसे राज्य समर्थ होता जाएगा उसकी पूर्ति करेगा, उसको प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो अब अनुच्छेद 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की गई है, अर्थात जो बच्चे प्री प्राइमरी के हैं, अर्ली चाइल्डहुड है, 6 साल से पहले, उनके केयर की बात अब 45 में की गई है। और बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो उपबंध था
वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आपको फंडामेंटल राइट दे दिया गया, जो हमने प्रीवियस क्लास में बताया था। अनुच्छेद 46 में जो बैकवर्ड क्लास ऑफ सोसाइटी है, जो समुदाय समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दुर्बल वर्ग आता है, उसके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की बात की गई है। कहीं ना कहीं यहाँ सामाजिक न्याय की झलक दिखाई देती है। और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है और इनके कल्याण के लिए तमाम योजनाएं चलाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं नीति निर्देशक तत्वों से प्रेरित होकर ही हम ऐसा काम कर रहे हैं या हमारी सरकार कर रही है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात की गई है और लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य बताया गया है। तो आज भी सरकार, जो आपने देखा होगा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से या इसके अलावा स्वास्थ्य संगठनों के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, आज भी इस लोक स्वास्थ्य के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। तो यह निर्देशक तत्व में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 48 में 48 में कृषि और पशुपालन की बात की गई है और बाद में 48 का जोड़ दिया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन जीवों की सुरक्षा की बात की गई है। अर्थात राज्य का यह कर्तव्य होगा कि पर्यावरण का संरक्षण करेगा। आज पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण बनाया गया है, ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान निर्माताओं की जो मंशा थी, उस पर हम आज चल रहे हैं। उनके गाइड किए गए रास्तों पर, उनके बताए गए प्रिंसिपल को हम कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। जैसा कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक मॉन्टेस्क्यू ने कहा है कि जब तक शक्तियों का पृथक्करण नहीं होगा, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा, तब तक सरकार के अंग सही से काम नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ कह सकते हैं कि आज के समय में अनुच्छेद 50 भी सरकार को चलाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्यपालिका यदि न्यायपालिका के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती, इंटरफेयर, और न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका के अंतर्गत जो भी है हाई कोर्ट, ये यदि सरकार के कार्यों में, मंत्रिमंडल के कार्यों में इंटरफेयर या दखलंदाजी नहीं करते हैं, तो सरकार भी अपने कार्यों को सुचारू रूप से संचालित कर सकती है। तो इस प्रकार यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और लास्ट में अनुच्छेद 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करती है। जैसा कि हमारा पुरातन संस्कृति रही है, हमने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात की है और हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता की बात की गई है। पंचशील सिद्धांत को हम लागू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह हमारे संविधान निर्माताओं ने निर्देशक तत्वों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सौहार्द की बात कही थी। आगे निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण है। तो मोटे तौर पर नीति निर्देशक तत्वों को हम समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक इतने भागों में बांट सकते हैं। अर्थात इसके कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो समाजवादी विचारों से प्रेरित हैं। ये सिद्धांत समाजवाद के आलोक में है। ये लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं, जिनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये राज्य को निर्देश देते हैं कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता को समाप्त करना। तो हम कह सकते हैं अनुच्छेद 38 कहीं ना कहीं समाजवाद की ओर इसका झुकाव है और एक समाजवादी राज्य जो कि जिसका उल्लेख हमारे संविधान के प्रस्तावना में किया गया है, उस ओर ये राज्य को प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के अवस्था दुरुपयोग से संरक्षण या बालकों के स्वास्थ्य विकास के अवसर अनुच्छेद 39 में
ये भी कहीं ना कहीं लोक कल्याणकारी राज्य या समाजवादी राज्य की ओर प्रेरित करते हैं। अगला है गांधीवादी सिद्धांत, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों में गांधी जी के विचारों को कहीं ना कहीं पिरोया गया है। गांधीवादी दर्शन को कहीं ना कहीं स्थान दिया गया है। गांधी जी का जो एक सपना था कि हमारा भारत कैसे बनेगा, जिसको गांधी जी ने एक पुस्तकों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से वर्णित किया है, उसको नीति निर्देशक तत्वों में कहीं ना कहीं विशेष जगह दी गई है। जैसे ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने का अवसर देना। तो अनुच्छेद 40 में जिस ग्राम पंचायत की गठन की बात की गई थी, उसको कहीं ना कहीं 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के बख्तरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ करके उनके इस सपनों को साकार किया गया और बाद में इसको ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। तो कहीं ना कहीं निर्देशक तत्वों को हम धीरे धीरे अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अनुच्छेद 43 जो कि कुटीर उद्योग और सहकारिता की बात करता है, उसको कहीं ना कहीं हम प्रेरित कर रहे हैं। आज जो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की बात हो रही है, या आज हम गांव में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के माध्यम से छोटे छोटे कार्य करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम गांधीवादी सिद्धांत जो निर्देशक तत्वों में दिया गया है, वह जो है हम उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार अनुच्छेद 43 राज्य को यह निर्देश देता है कि राज्य कुटीर उद्योगों को व्यवस्थित करेगा। और इसके अलावा 43B में बाद में सहकारी समितियों के गठन की बात किया गया है। अनुच्छेद 46 में जो समाज के वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, कमज़ोर वर्ग है, उनके उत्थान और कल्याण की बात की गई है। अनुच्छेद 47 में सभी के स्वास्थ्य को मेंटेन रखने की बात की गई है और स्वास्थ्य के रास्ते में जो आने वाले बाधक, बैरियर या हिंड्रेंस हैं, जैसे ड्रग्स, मदिरा, इस पर प्रतिबंध की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा गुजरात, बिहार इत्यादि राज्यों ने नशाबंदी या शराबबंदी किया है। तो हम धीरे धीरे निर्देशक तत्वों को प्राप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 47 में किया गया है। आज हम गौधन के सुधार की जो बात कर रहे हैं, गौरक्षा की बात कर रहे हैं, वैसे इसको फंडामेंटल राइट में होना चाहिए था या संवैधानिक दर्जा देना चाहिए था, लेकिन फिर भी अनुच्छेद 48 में यह वर्णित किया गया है कि जो गौवंश है उसकी सुरक्षा करेगा राज्य और उनके नस्लों को भी सुधारेगा। तो यह भी गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। जहाँ तक उदार बौद्धिक दर्शन की बात होती है, तो भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 या उदार बौद्धिक विचारधारा से प्रेरित है, जिसको हमने बताया कि सरकार हमारी भी कॉमन सिविल कोड लाने की तैयारी में है। हमने अनुच्छेद 45 जिसको हमने मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया है और अर्ली चाइल्डहुड केयर को इसमें शामिल कर दिया है, जो आज हमारे सामने RTI के रूप में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। उसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 45 में किया गया है। यह भी उदार बौद्धिकवाद का एक अच्छा मिसाल है। आगे कृषि, पशुपालन और निःशुल्क वैज्ञानिक प्रणालियों को बढ़ावा देना, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करना, या राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, या अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को शांति के माध्यम से समाधान करना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा देना, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की जो बात की गई है, यह उदार बौद्धिकवाद की झलक हमारे निर्देशक तत्वों में मिलता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करना, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करना, ये सब कहीं ना कहीं उदार बौद्धिक दर्शन की झलक निर्देशक तत्वों में मिलता है, जिसमें अनुच्छेद 44, 45, 48, 49, 50 और 51, 51 हैं।
आगे है कि कुछ निदेशक तत्व तो बाद में जोड़े गए हैं, तो उनकी भी मैं यहाँ पे आपको वर्णन कर दूँ जो एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में 4 और जोड़े गए हैं। जैसे बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, अनुच्छेद 39, समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देना, अनुच्छेद 39 से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, 43 से रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए वन और वन्यजीव की सुरक्षा करना, अनुच्छेद 48 से। तो ये सब हैं जो बाद में जोड़े गए हैं। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 एक और निदेशक तत्व को जोड़ता है जो राज्य से अपेक्षा रखता है कि वह आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं में अवसरों की समानता को समाप्त करे, 48। और 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 45 की विषय वस्तु को बदला गया और अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21 के तहत इसको मूल अधिकार बनाया गया, जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अर्थात अनुच्छेद 45 जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात करता था, राइट टू एजुकेशन की बात करता था, इस निदेशक तत्व को हमने मूल अधिकार बनाया और अब इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर ECC रख दिया गया है। सहकारी समितियों से संबंधित एक 97वां संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया निदेशक तत्व जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत राज्यों से यह अपेक्षा की गई कि वे सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन और लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दें, जो कि 43B में है। इस प्रकार यह निदेशक तत्व जिसको आपने जाना समझा, जिसमें गांधीवादी विचारधारा की छाप दिखती है, कल्याणकारी राज्य की छाप दिखती है, समाजवाद की छाप दिखती है, उदार बौद्धिक दर्शन जिसमें दिखता है, इस प्रकार निदेशक तत्व कहीं ना कहीं राज्य को कानून बनाने में, संविधान को, हमारे आदर्शों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। निदेशक तत्वों के पीछे की संस्तुति जो है, इसमें यह है कि ये न्यायोचित नहीं है, ये गैर न्यायोचित हैं। यदि निदेशक तत्वों को लागू नहीं करती है सरकार, तो हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। जबकि जैसा कि मैंने फंडामेंटल राइट में बताया था, यदि सरकार इसको फंडामेंटल राइट को पूरा नहीं करती तो हम न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन निदेशक तत्व बाध्यकारी नहीं है, वाद योग्य नहीं है, हम इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। जब देश में सरकार के पास प्राप्त वित्तीय संसाधन होंगे, रिसोर्स होंगे, तो धीरे धीरे लागू करेगी। ये भारत स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए इसको भारों से मुक्त रखा गया है। अर्थात जिस प्रकार एक आदर्श होता है जहाँ पे धरती और आसमान मिलते हैं, जिसको हम क्षितिज कहते हैं, उस क्षितिज को हम छू नहीं पाते हैं, जाते हैं बढ़ता जाता है, लेकिन उसको देखकर काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। वैसे ये निदेशक तत्व राज्य के लिए कहीं ना कहीं एक आदर्श है, जिसको देखकर हमको अभी और क्या प्राप्त करना है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं देश निर्माण या राष्ट्र निर्माण में बहुत ज़्यादा सहायक है। एक प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे एक एम है, उद्देश्य है, जिसको लेकर हमको चलना है और धीरे धीरे प्राप्त करना है। एक ये टारगेट बिंदु है, एक ये मैक्सिमम पॉइंट है। यह कहें तो कोई अतिशयोक्त नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे हम इसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। निदेशक तत्वों की कुछ विद्वानों ने आलोचना की है। जैसे KT शाह ने कहा है, यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। जिस प्रकार
बैंक यदि आपको चेक दे दिया जाए तो बैंक की इच्छा हो कि उसको आपको भुगतान करे या न करे, वैसे निदेशक तत्व भी राज्य की इच्छा पर होते हैं, क्या लागू करना है क्या नहीं करना है। कुछ विद्वानों ने इसे लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। तो सभी विद्वानों ने आइवर जेनिंग्स ने इन्हें कर्मकांडों की आकांक्षा कहा है। तो इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की है। कुछ लोगों ने इसे तर्कहीन व्यवस्था कहा है, कुछ लोगों ने इसे रूढ़वादी कहा है, तो कुछ लोगों ने इसको संवैधानिक टकराव की बात कही है कि इससे संविधान में टकराव उत्पन्न होगा, इसको प्राप्त करने में बहुत समस्याएं आएंगी, राज्य क्या करे क्या न करे, ऐसे में राज्य के अंदर संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। तो इन सब बातों को कहकर इसकी आलोचना की गई है। लेकिन इन सब आलोचनाओं के बाद हम कह सकते हैं लास्ट में कि नीति निर्देशक तत्व काफ़ी महत्वपूर्ण है। जाने माने निर्णायक एवं कूटनीतिक एल.एम. सिंघवी के अनुसार निदेशक तत्व संविधान को जीवन देने वाली व्यवस्थाएं हैं। यदि इन सभी तत्वों का पूरी तरह से पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। जिस आदर्श राज्य की बात प्लेटो ने कहा है, सर थॉमस मोर ने जिस यूटोपियन स्टेट की कल्पना की है, या हम लोग जिस स्वर्ग और जन्नत की कल्पना करते हैं, वह सही में हम धरती पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये तत्व कहीं ना कहीं हमारे संविधान निर्माताओं ने जो बताया है वह आज के नीति निर्माताओं के लिए, आज के राजनेताओं के लिए कहीं ना कहीं ये गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करता है। B.R. अम्बेडकर ने इस ओर संकेत किया है कि निदेशक तत्व का बहुत बड़ा मूल्य है और ये आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करना है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं हम सामाजिक, आर्थिक और लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भारत के पूर्व महान्यायवादी शीतल वाड़ और B.N. राव ने इन तत्वों की बहुत ज़्यादा विशेषताएं बताई हैं। उन्होंने कहा है कि ये तत्व भारतीय संघ के अधिकृतों को सामाजिक आर्थिक मूल सिद्धांतों की याद दिलाते हैं, अर्थात जो हमारे मूल तत्व हैं उनकी याद दिलाते हैं। ये न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक हैं। ये राज्य की क्रियाओं की विधायिका और कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। न्यायालयों को कुछ मामलों में दिशा निर्देशित भी करते हैं, अर्थात जो न्याय व्यवस्था या प्रथा, परंपरा, ट्रेडिशन, कस्टम सबको देखती है, तो कहीं ना कहीं उनको भी इससे फ़ायदा मिलता है। ये प्रस्तावना को विस्तृत रूप देते हैं जिसमें भारत के नागरिकों को प्राप्त करने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप में वर्णित किया गया है। ये राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में विदेशी नीतियों को निर्धारित करने में स्थायित्व प्रदान करते हैं, निरंतरता को बनाए रखते हैं। ये नागरिकों के मूल अधिकारों के लिए पूरक होते हैं। तो इस प्रकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की जो हमारे प्रस्तावना में परिकल्पना की गई है वह कहीं ना कहीं निदेशक तत्वों के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, अनुच्छेद 45 में जिस अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी उसको हमने काफ़ी बाद में प्राप्त किया, जब विश्व के सैकड़ों देशों ने RTI को लागू कर चुके थे। तो ऐसे में हमारे संविधान निर्माताओं ने जो एक विजन देखा था, एक मिशन देखा था, उसको प्राप्त करने में निदेशक तत्व हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार निदेशक तत्वों को हम समझकर, जानकर हम जो है संविधान को और ज़्यादा बारीकी से समझ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। प्यारे विद्यार्थियों, अपना फीडबैक ज़रूर देना।